हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक पोलराइजेशन को। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे हाइगन्स थ्योरी का यूज करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव हम लोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। या फिर अगर हम लोग देखें कि कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस की वजह से क्या हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और अगर हाँ तो कहां पर। ठीक है, क्योंकि जैसे कोहेरेंट की बात करी जाए, कोहेरेंट सोर्सेज अगर हमारे पास होते हैं तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पर होता है, जिसके कारण से वो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, या कह लीजिए स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। जबकि इनकोहेरेंट सोर्सेज पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना तो हो रहा होता है, वहां पर वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो तो होता है। बट वो 10⁻⁻10 सेकेंड्स पर जो उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है वो चेंज हो रहा होता है। किसी पॉइंट पर वेव्स के बीच का जो हमारा कह लीजिए एक तरीके से जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होता है, जिसके कारण से वहां पर हमें एक एवरेज इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और इस कारण से वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसे चीजें देखने को नहीं मिलती इनकोहेरेंट सोर्सेस के केस में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने डिफ्रैक्शन देखा और यह जाना कि जो डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है ये कोई दो अलग चीजें नहीं है, कुछ एक ही तरीके की चीजें हैं। बस अंतर इनमें यह है कि डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि इंटरफेरेंस पे जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस उस पर माना गया है। अब बात आती है पोलराइजेशन की। किसकी बात आती है? पोलराइजेशन की। तो लेट अस सपोज कि आपने क्या किया, एक लॉन्ग स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टली ऐसे होल्ड किया, ठीक है, किसी तरीके से बांध दिया या कुछ भी किया। तो अब उसके बाद उसका जो एक किनारा है आपने उसको क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग को अगर हम अप एंड डाउन ऐसे पीरियोडिक मोशन में क्या करें, मूव कराएं, तो हमें एक वेव मिलेगी जो कि एक्स डायरेक्शन पर ऐसे प्रोपोगेट होगी। अगर हमने ऐसे माना है कि ये जैसे ब्लू लाइन है तो ये पोजीशन शो कर रही है और इस पे हमने एक वेव जनरेट करी। अब ये जो वेव है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ये वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो इफ वी मूव द एंड ऑफ स्ट्रिंग अप एंड डाउन इन अ पीरियोडिक मैनर, वी विल जनरेट अ वेव प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन। सच अ वेव कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए वेव का मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए इसको। यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो ए है वो क्या है, ए है हमारा एम्पलीट्यूड। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। और ये फेज है पूरा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये पूरा क्या है, फेज है। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये पूरी इक्वेशन ये बता रही है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, अब क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग के केस में हम ये मान रहे हैं कि स्ट्रिंग का जो उसके स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन पर है। ठीक है, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का मोशन है वो किधर है, वाई डायरेक्शन पर है। और जो वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन, वो किधर है, एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसी वेव को जो कि एक्स डायरेक्शन पर प्रोपोगेट हो रही हो और वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन किधर हो, वाई डायरेक्शन पर हो, वाई डायरेक्शन पर अप एंड डाउन हो। ठीक है, ये चीज समझ पे आई, ये चीज। तो यहां पर अब जो ये के है, ये जो के है, ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली अगर हम लोग के को देखें तो ये हमारा एक तरीके से वेव नंबर कहलाता है। के जो होता है वो वेव नंबर कहलाता है और ये निकल कर आता है हमारा 2π/λ से, या फिर इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, लेमडा इज इक्वल टू 2π/k। जैसे कि ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और के हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कभी कभी कहते हैं या फिर वेव नंबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 2π/λ करके ये निकल कर आता है। ओके,
तो अब देखो इस तरीके की जो वेव्स के प्रोपोगेशन था वो हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा है, जब हम लोग वेव्स के बारे में वहां पर पढ़ रहे थे। तो उस पे अभी हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, बट इतना इस पे समझना जरूरी है कि ये जो वेव है वो एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करी जा सकती है। ये पूरी जो वेव है ये एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करी जा सकती है। कैसे? एक्स एक्सिस पर इसका प्रोपोगेशन है और वाई एक्सिस पर इसके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन। तो वाई और एक्स ये मिलकर एक प्लेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वी हैव व्हाट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और ये जो इक्वेशन है हमारी वो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है, ये तो पता ही है हम लोग को कि जब रोप में अप एंड डाउन इस तरीके से मोशन कराते हैं तो उस पर ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो पार्टिकल का मोशन है वो वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऑल्सो सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज इन वाई डायरेक्शन, अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वाई डायरेक्शन पर है, इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज वाई पोलराइज्ड वेव। इसको हम लोग वाई पोलराइज्ड वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाई पोलराइज्ड वेव, ठीक है। कहने का मतलब कि ये एक प्लेन में कन्फाइंड है। ये जो वेव है, ये जो वेव यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करी जा रही है, ये कैसी है? ये एक प्लेन में कन्फाइंड है। ये क्या है हमारी? एक प्लेन में कन्फाइंड है। क्लियर? समझ पे आई बात? अब ये क्योंकि एक प्लेन में कन्फाइंड है तो इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वाई डायरेक्शन पर पार्टिकल का मूवमेंट है, ठीक है। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और जो वेव है वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रही है। तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन इधर, वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन इधर, और वेव जो पार्टिकल्स है उनके मोशन का डायरेक्शन इधर। तो इस डायरेक्शन पर हम बोलेंगे कि वो वाई पोलराइज्ड वेव है। क्या बोलेंगे? वाई पोलराइज्ड वेव, ठीक है। क्लियर? अब क्योंकि अगर हम इस वेव को देखें, अगर हम लोग इस वेव को देखें, इसके हर एक पार्टिकल को देखें, तो जैसे इस जगह के पार्टिकल को देखें तो समय के साथ उसका जो मूवमेंट होता है सिर्फ अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन इन अ लाइन, अप एंड डाउन इन अ लाइन। उसी तरीके से यहां पर मौजूद पार्टिकल का जो मोशन होता है वो यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही ऑसिलेट करता है। सिमिलरली फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स। तो जब इस तरीके से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन पर या एक ही लाइन पर ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये जो पोलराइजेशन है वो हमारा लीनियर पोलराइजेशन है या लीनियर पोलराइज्ड लाइट। क्या है ये? लीनियर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये चीज समझ पे? ओके। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो जैसे हमारे पास अभी जो वेव थी, जो पूरी इक्वेशन थी हमारी वेव की, वो कैसी थी? वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि अब इस पे जो हम लोग ने अभी सीखा उसके अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं कि ये एक वेव इक्वेशन है जो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर कि ये वाई एक्स टी ये बता रहा है कि किसी पोजीशन एक्स पर और किसी समय टी पर जो वाई डायरेक्शन पर उस वेव के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो ये चीज बता रहा है। और जो ये है हमारा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन पर प्रोपोगेट कर रही है। ए एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर है, इन पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ठीक है, किधर नहीं कितना है, ये हमें ए से पता चलता है। ओके। साथ ही में इसको हम लोग बोलेंगे वाई पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? वाई पोलराइज्ड लाइट, या फिर इसको एक्स वाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये, एक्स वाई प्लेन पर है क्योंकि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। साथ ही में इसको हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड वेव भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में ही है, ये एक लाइन में ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, ठीक है, एक लाइन पे ही ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे।
ठीक है, बात समझ पे? तो जब ये ऐसा है इसका इसका मतलब कि यहां पर जो पार्टिकल्स है वो एक लाइन पर मूवमेंट है, तो हो सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि वो किसी और तरीके के मोशन को एग्जिबिट कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा होता है। आगे चलकर अगर आप इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर आपको सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट भी देखने को मिलेगी। वहां पर जो वेक्टर्स होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। अब वहां पर हम लोग लाइट वेव्स की बात करते हैं, तो लाइट वेव्स हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड भी हो सकती हैं, और उसके लिए हमारे पास जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक तरीके से कह लीजिए ऑसिलेशंस होते हैं वो थोड़े अलग तरीके के होते हैं एज कंपेयर टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। बट अभी हमारा जो डिस्कशन है वो पूरा का पूरा लीनियरली पोलराइज्ड वेव पर बेस्ड है। तो इस तरीके की वेव क्या हो गई? लीनियरली पोलराइज्ड वेव। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? जो पोलराइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो पोलराइजेशन जब आया शब्द तो इस पे क्या क्या चीजें आई? एक तो निकल कर आया कि क्योंकि वाई डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वाई पोलराइज्ड वेव है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन पर अप एंड डाउन मोशन ऐसे कर रहे हैं, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड वेव है। और क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर कन्फाइंड है तो इसको बोला जा सकता है प्लेन पोलराइज्ड वेव। अब लाइट नहीं है यहां पर, क्योंकि इसको तो हम अभी एक सिंपल स्ट्रिंग ले रहे हैं। बाकी अगर लाइट की बात आती है तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो वो नहीं है, ठीक है, समझ पे आई बात? तो इसी तरीके से जैसे कि ये हमारी एक्स वाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, हम किसी दूसरे प्लेन पर पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे इन अ सिमिलर मैनर वी कैन कंसीडर द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के केस पर अभी ले रहे हैं, बार बार लाइट आ रहा है क्योंकि हमें लाइट तक पहुंचना है, ठीक है, बार बार लाइट का जिक्र आ रहा है क्योंकि हमें लाइट तक पहुंचना है। तो स्ट्रिंग है एक्चुअली यहां पर, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग एक्स जेड प्लेन में ले सकते हैं उसको कि एक्स जेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो। तो इसके लिए अगर हम लोग ने एक्स डायरेक्शन मानी है कि एक्स डायरेक्शन पर प्रोपोगेशन है, तो जेड डायरेक्शन पर पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा, यानी कि ये हो जाएगा जेड एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि इस वेव को देखिए आप, इस वेव इक्वेशन को देखिए, इसको देखकर पता चल रहा है कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन पर प्रोपोगेट कर रही है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, या फिर वेव नंबर इसको बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ए, और जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स पोजीशन और टी टाइम पर पार्टिकल का वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। आगे बात समझ पे? तो इस तरीके से ये हमारा एक नई हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो बहुत ढेर सारे प्लेन्स पर लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। यानी कि अगर आप देखें कि इधर से मैं ऐसे बनाऊं कि ये मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और इधर जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो जो लाइट है वो ऐसे हो सकती है एक्स वाई, या वेव जो है, वेव की अगर अभी हम लोग बात करें तो एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर हो सकती है, या फिर एक्स वाई प्लेन से थोड़ा सा एंगल बनाते हुए कोई एक प्लेन हो, यानी कि कुछ ऐसा प्लेन है ना, इसके अबाउट ऐसे हो सकता है, या फिर इससे कोई ऐसा प्लेन बनाता हुआ उससे हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा प्लेन बन रहा हो वहां पर हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से कि जो हमारा वेव है उसको बहुत ढेर सारे प्लेन्स पर पोलराइज करके बनाया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो यहां पर इस चीज को जो मैंने बताया कि हम लोग चाहें तो वेव को कई प्लेन पर पोलराइज कर सकते हैं, यानी कि प्लेन जरूरी नहीं कि एक्स जेड प्लेन ही हो, एक्स वाई प्लेन हो, हम कोई दूसरा प्लेन भी मान सकते हैं जो कि इनसे डिफरेंट हो। यानी कि देखो, अगर एक्स वाई प्लेन ऐसा है हमारा और दूसरा प्लेन ऐसा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर, तो इसके इनके बीच पर भी तो एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा प्लेन हो सकता है जिसमें कि लाइट क्या हो, पोलराइज्ड हो, यानी कि उस प्लेन में लाई कर रही हो लाइट,
यानी कि वेव की बात हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीज जो अभी हम लोग ने डिस्कशन किया, प्लेन पोलराइज्ड वेव का या कह लीजिए लीनियरली पोलराइज्ड वेव का, ये सब तभी पॉसिबल है जब वेव्स कैसी हो, वेव्स कैसी हो, ट्रांसवर्स वेव, कैसी हो, ट्रांसवर्स वेव, यानी कि पोलराइजेशन उस वेव में पॉसिबल है जो वेव कैसी हो, ट्रांसवर्स नेचर की हो। ओके, तो यहां पर अब तो हम लोग ने देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हर एक पॉइंट का स्ट्रिंग के, वो हमेशा राइट एंगल्स पर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के हमेशा 90 डिग्रीज पर है। तो फाइनली द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज्ड। अब यहां पर क्या करें, वही चीज अब जो आ रही बात कि अब हम क्या करें, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसको रैंडमली चेंज करके क्या करें, कभी इसमें बात करें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें। तो इससे जो हमें यहां पर वेव मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अनपोलराइज्ड वेव मिलेगी। कैसी वेव मिलेगी, अनपोलराइज्ड वेव मिलेगी। बात समझ पे आई? यानी कि यहां पर क्या था, हमारे पास एक प्लेन था, इस प्लेन पर एक वेव कन्फाइंड थी। अब अगर समय के साथ ये जो वेव है उसका जो प्लेन है वो किसी तरीके से चेंज करे, ठीक है, किसी तरीके से उसका प्लेन क्या करे, चेंज करे, या जो यहां पर वेव हो वो इतने ढेर सारी वेव्स का मिक्सचर है, तो इस केस में उस वेव को बोला जाएगा अनपोलराइज्ड वेव। यानी कि इफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज्ड रैंडमली इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी हैव व्हाट इज नोन एज एन अनपोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो वो वहां पर एक अनपोलराइज्ड वेव को जनरेट कर देगा। तो thus for an unpolarized wave the displacement will be randomly changing with time, though it will always be perpendicular to the direction of propagation। तो भले ही देखो अनपोलराइज्ड के लिए अनपोलराइज्ड वेव के लिए फिर क्या हो जाएगा कि वेव तो इस डायरेक्शन पर प्रोपोगेट करेगी, बट कहीं पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा, कहीं पर ऐसा, कभी फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब उसका जो प्लेन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्योंकि ये बहुत ढेर सारे प्लेन पोलराइज्ड वेव का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये बहुत ढेर सारे वेव्स प्लेन पोलराइज्ड वेव का कॉम्बिनेशन होगा तो एक उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा अनपोलराइज्ड वेव, जिसमें कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंडमली चेंजिंग होगा, उस पर हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बट हाँ, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो कांस्टेंट रहेगा कि एक्स डायरेक्शन पर अगर जा रही तो एक्स डायरेक्शन पर ही जाएगी, बट वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि अगर अभी 0 हुआ था थोड़ी देर बाद मैक्सिमम हुआ है तो फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा नहीं, कैसा भी हो सकता है। क्लियर ये चीज। अब यहां से बढ़ते हम लोग लाइट की तरफ। किसकी तरफ? लाइट की तरफ। अभी हम लोग ने इस पे देखा कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो देख रहे थे वेव के केस में, और ये देखा कि जो पोलराइजेशन है या अनपोलराइज्ड वेव है, पोलराइज्ड वेव है, ये सब तभी पॉसिबल है जब वेव हमारी ट्रांसवर्स नेचर की हो। तो हम लोग जानते हैं जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस लाइट वेव की, वो हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, वो हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं बाई यूजिंग अ पोलराइड, बाई यूजिंग अ सिंपल पोलराइड। पोलराइड का मीनिंग क्या है? पोलराइड का मीनिंग ये है कि एक ऐसा शीट, ठीक है, एक कोई ऐसी शीट जो कि बनी हुई है किससे, एक मतलब थिन प्लास्टिक शीट जो कि मिलकर बनी हुई है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से, जो एक डायरेक्शन पर अलाइंड हो। मतलब मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसी शीट है, ठीक है, ऐसी शीट है, और इस शीट में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो इस डायरेक्शन पर ऐसे अलाइंड है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में आप लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ
पॉलीमराइजेशन। तो कुछ उसी तरीके के लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर अलाइंड होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ स्पेशल मटेरियल्स का यूज किया जाता है, तो वहां उस तरीके की जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं पोलराइड्स। तो होता क्या है, इन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर अलाइंड होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मौजूद होते हैं इनके डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी कि जो इस तरीके से ऑसिलेट करके जा रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करके जा रहे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि जो मतलब मान लीजिए कि जो पोलराइड है उस पे मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 अलाइंड, ऐसे ऐसे अलाइंड है, और इस पे जो जा रहा है, एक तरीके से कह लीजिए कि यहां पर इस तरीके से वेव, ठीक है, इस तरीके से वेव ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो जा रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन पर ऐसे है, ठीक है, वो भी उनका जो पोलराइजेशन है वो भी इसी डायरेक्शन पर है, यानी कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए जा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस तरफ नहीं निकलते, इस तरफ नहीं निकलते। तो द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स along the direction of aligned molecules get absorbed। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोलराइड्स होते हैं, कौन, जो पोलराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन पर उनमें लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अलाइंड होते हैं उस डायरेक्शन पर अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर जो पोलराइज्ड है वो आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो thus if an unpolarized light wave is incident on such a polaroid, then the light wave will get linearly polarized with the electric vector oscillating along a direction perpendicular to the aligned molecules। तो होता क्या है कि अगर इस पे एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल कराई जाए, तो देखो अगर पोलराइज्ड लाइट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो पोलराइज्ड लाइट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है। बट अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हर एक डायरेक्शन पर ऑसिलेट कर रही है, यानी कि अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ऐसे ऑसिलेशन हो सकता है उसका, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यानी कि ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। पूरी क्योंकि वेव है तो कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे ऑसिलेशंस होंगे। तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होगी इस तरीके के पोलराइड्स पर, ठीक है, तो क्या होगा, लेट अस सपोज हमारा ऐसा पोलराइड है और इस पोलराइड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन पर अलाइंड है। तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होगी, जब एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होगी तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ इस डायरेक्शन पर, जो कि इस अलाइंड मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो कि इन अलाइंड मॉलिक्यूल्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बस उसी डायरेक्शन वाले ही हम लोग को इलेक्ट्रिक वेक्टर्स यहां पर निकलते हुए मिलेंगे। बाकी सब के सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा कुछ समझिए कि आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, आपका घर का दरवाजा है और आपने क्या किया, आपके दरवाजे की जो हाइट है वो 6 फीट है, ओके, आपके दरवाजे की जो हाइट है वो 6 फीट है। अब आप अपने हाथों पर क्या कर रहे हैं, एक 6 फीट का डंडा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर डंडे को ऐसे पकड़े होंगे, ठीक है, अगर आप डंडे को ऐसे पकड़े होंगे तो उस डंडे को लिए लिए आप क्रॉस कर जाएंगे। बट अगर आपने डंडे को ऐसे पकड़ रखा है फिर एंटर करेंगे तो क्या होंगे, ये दीवार से टकरा जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपने एक साथ पकड़ रखा है कुछ इस तरीके से करके कि इस डायरेक्शन पर भी है आपका जो डंडा है वो है, इधर भी है, ऐसे भी है, सब डायरेक्शन पर है, तो सिर्फ वही पास होगा जो इस डायरेक्शन पर होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। टकराने से मतलब है यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट फॉल हुई, अलाइंड मॉलिक्यूल के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पर मॉलिक्यूल्स अलाइंड थे उस डायरेक्शन के सभी जो हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है वो पास हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है। और ये एक्सिस
जिस जगह से लाइट पास हो सकती है उस पोलराइड से, उसको बोलते हैं पास एक्सिस। ठीक है, तो पोलराइड कैसे बना है वो हमारा पता चल गया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है जिसको कि आगे लेकर हमें चलना है वो है पास एक्सिस। एक पोलराइड और पोलराइड की पास एक्सिस, तो अगर हमने कुछ ऐसा बनाया तो वो रिप्रेजेंट हो रही है पोलराइड की पास एक्सिस। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो दस इफ द लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स, जैसे कि सोडियम लैंप है, ऑर्डिनरी सोर्स की जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, और वो अगर एक पोलराइड P1 से पास हो, एक सीट P1 से पास हो, तो ये देखा गया है कि जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। यानी कि एक सोडियम लैंप, ठीक, अब ये जो सोडियम लैंप है, ये इसके आगे एक पोलराइड रख दिया गया, तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलती है, अगर लेट अस सपोज यहां पर इंटेंसिटी थी आई नॉट, तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलती है वो मिलती है आई नॉट बाई टू। कितनी मिलती है? आई नॉट बाई टू। यानी कि एक अनपोलराइज लाइट को जब पोलराइज किया जाता है बाई द यूज ऑफ पोलराइड सीड्स, तो हमें जो इंटेंसिटी मिलती है वो आई नॉट बाई टू मिलती है। अब ये कैसे मिलती है इसको अभी आगे देखेंगे कि कैसे ये निकल कर आता है, बट अभी के लिए ये मानिए कि इसके जो है वो आई नॉट बाई टू होती है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर हम लोग अब ये जो P1 पोलराइड है इसको क्या करें? रोटेट करें। ये जो हमने इस सिचुएशन पे पोलराइड रखा था यहां पर, तो इसको क्या करें? अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग रोटेट करें। ये जो P1 पोलराइड है जिसका की पास एक्सिस ऐसी है, इसको क्या करें? रोटेट करें। तो रोटेट करने से क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके से इंटेंसिटी पे चेंज हमें अब नहीं दिखाई देगा। आई नॉट से आई नॉट बाई टू हो गई, बट अब इसको अगर रोटेट करें तो रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंप था, लैंप के आगे पोलराइड सीट रखी, तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो गई। अब इसको अगर हम लोग रोटेट करें तो रोटेशन करने से किसी भी तरीके से यहां पर हमें जो इंटेंसिटी है वो बदली हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां तक ये चीज हमारी हो गई। क्लियर? ये समझ पे आया? अब देखिए, अब इसी में अगर क्या किया जाए, इसी में क्या किया जाए, लेट अस सपोज एक इसी सिचुएशन में लेट अस सपोज एक आइडेंटिकल पीस ऑफ पोलराइड P2 को ले आया जाए। तो ये जो सिचुएशन है हमारी, यहां पर देखिए कि एक P1 पोलराइड था और उस P1 पोलराइड के आगे एक P2 पोलराइड ले आया गया। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल P2 पोलराइड लेकर आ गए। तो अब क्या होगा? अब अगर हम लोग P1 पोलराइड को क्या करते हैं, रोटेट करें, या P2 को रोटेट करें, ठीक है, या P1 को रोटेट करें, जैसे कि P2 मान लीजिए ये हमारा सोर्स था, ये सोर्स था, सोर्स के आगे P1 पोलराइड था, अब यहां पर एक लाकर P2 पोलराइड रखती है, तो फिर वही सिचुएशन हो गई कि लाइट अनपोलराइज्ड, इस पे पोलराइड पे फॉल हुई, तो पोलराइज्ड लाइट मिली कितनी इंटेंसिटी की? आई नॉट बाई टू इंटेंसिटी की, जितनी थी उसकी आधी इंटेंसिटी की। अब इसके बाद यहां पर एक और पोलराइड लगा हुआ है और इसको रोटेट कर रहे हैं। ये जो P1 नाम का था इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जब इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि जब दोनों की पास एक्सिस एक ही डायरेक्शन पर होती है तो हमें लाइट आती हुई दिखती है, बट जैसे ही इसको घुमाना चालू करते हैं तो डार्कनेस बढ़ती है, और जैसे ही दोनों की पास एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होती है वैसे ही पूरा का पूरा यहां पर अंधेरा हो जाता है। वैसे ही यहां पर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है और कोई भी इंटेंसिटी पास नहीं होती। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके मेलस ने एक लॉ दिया कि यहां पर जो इंटेंसिटी वेरिएशन मिल रहा है, यानी कि समझिए इस बात को कि एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, पोलराइड लगाया जिसकी वजह से एक पोलराइज्ड लाइट मिली। अब इस पोलराइज्ड लाइट के आगे जब एक पोलराइड को लगाकर घुमाते हैं तो हमें इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है, और वो कितना होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा बनाऊं कि एक पोलराइड की पास एक्सिस ऐसी है, दूसरे की पास एक्सिस ऐसी है, और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा डिग्री है, और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। और ये देखो, आई नॉट कहीं पर ले, हम आई नॉट बाई टू ले, आई नॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये आपको जानना हमेशा जरूरी होता है। मैंने इसको शुरुआत से ही कहा है, आई नॉट कुछ नहीं है, ठीक है, आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो है। तो यहां पर आई नॉट हम ये ले रहे हैं कि ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है जो कि इस पोलराइड पर फॉल हो रही है। तो जब इस पोलराइड पर फॉल हो रही है और इस
पोलराइड जिसकी की पास एक्सिस ऐसी है, उसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी इसके बाद वो हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए ये जो आई नॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पोलराइड पर फॉल होने वाली इंटेंसिटी। आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोलराइड पर फॉल होने वाली इंटेंसिटी, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोलराइड और इसके पीछे वाले पोलराइड के पास एक्सिस के बीच का एंगल। तब जाकर हमें आई इंटेंसिटी मिल रही है जो इस पोलराइड के बाद मिलेगी। क्लियर? तो जब हम लोग इसको रोटेट करके देखते हैं तो इसी थीटा वेरिएशन पर कॉस स्क्वायर थीटा वेरिएशन से हमें इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, समझे? तो ये चीज हमारा होता है जो कि बहुत जगह पर यूज किया जाता है। और ये जो लॉ है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग मेलस लॉ। क्या बोलते हैं इसको? मेलस लॉ बोलते हैं। और यहां पर जैसे मैंने अब बात करी थी कि इंटेंसिटी पहले वाले पोलराइड पर जब हमने एक अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया था एक पोलराइड पर, तो इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, आई नॉट बाई टू। यानी कि एक पोलराइड इस पोलराइड पर पास कराया हमने लाइट को, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि जो इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी, तो यहां पर मिल रही है आई नॉट बाई टू। कैसे? यहां पर भी मेलस लॉ लगेगा। अब होगा क्या कि जब मेलस लॉ लगाने बैठेंगे तो देखिए यहां पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहां पर जो सोर्स है वो एक सोडियम लैंप का सोर्स है जो कि अनपोलराइज लाइट को बना रहा है। ये क्या कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को जनरेट कर रहा है। यानी कि यहां पर जो सोर्स में है वो लाइट कैसी है हमारी, अनपोलराइज। अब ये अनपोलराइज लाइट क्या कर रही है, यहां पर फॉल हो रही है इस जगह पर, तो यहां पर हमें एक पोलराइज लाइट ऐसे मिल रही है। ठीक है, मेलस लॉ लगाइए। तो मेलस लॉ में ये वाला जो आई नॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है इस पोलराइड पर फॉल होने वाली इंटेंसिटी। तो हमने आई नॉट रख दिया। उसके बाद ये जो थीटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको किसको, ये जो इसकी इस पोलराइड के पास एक्सिस है और इसके पीछे वाले जो पोलराइड है उसके बीच का एंगल। तो इसके पीछे तो कोई पोलराइड है नहीं। तो अब यहां पर आता है हमारे पास की ये जो थीटा है, अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में देखें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो हम लोग जानते हैं इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2। यानी कि आई नॉट इंटू 1/2 करने से हमारा आई नॉट बाई टू निकलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अनपोलराइज लाइट से जब पोलराइज लाइट मिलती है पोलराइड को लगाने के बाद, तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू मिलती है। वो भी मेलस लॉ को ही फॉलो करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने मेलस लॉ को ये पढ़ा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाने जब बैठेंगे। बट अगर आपने ये ध्यान रखा कि आई नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब क्लियर हो जाएगा। थीटा है दो पोलराइड के पास एक्सिस के बीच का एंगल, और किसी से आपको मतलब ही नहीं है। अगर इसकी बात कर रहे हैं कि इसके बाद कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, इसके बाद कितनी इंटेंसिटी मिलेगी आई, अगर आपको ये देखना है तो इस पोलराइड और इसके पिछले वाले पोलराइड के बीच के एंगल को देखना है थीटा, और इसमें कितनी इंटेंसिटी फॉल हो रही है वो देखना है आई नॉट। अब आई नॉट को अगर यहां पर हम आई नॉट बाई टू से रिप्रेजेंट करते तो कोई क्या फर्क पड़ेगा, आई नॉट को क्या हम एक्स बाई टू से रिप्रेजेंट करते कोई क्या फर्क पड़ेगा, आई एक्स से रिप्रेजेंट करते कोई फर्क पड़ेगा। मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, कुछ भी वैल्यू वहां पर उसको पुट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज जो हमारा पोलराइड है वो बहुत जगह पर यूज होता है, जैसे कि सन ग्लासेस, विंडो पेन्स एटसेट्रा, जहां पर कि हमें इंटेंसिटी कंट्रोल करनी होती है विदाउट डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ इमेज। हमें इंटेंसिटी क्या करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। तब हमें पोलराइड का इस्तेमाल करना होता है जिससे कि जो क्वालिटी है वो डिक्रीज ना हो बट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए। पोलराइड्स और भी यूज किए जाते हैं फोटोग्राफिक कैमरा या फिर 3D मूवी कैमरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसको कि हमें पढ़ना था अपने इस चैप्टर में। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा, और इस चैप्टर में जो सारी चीजें थी वो मैंने कवर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।